हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का 7 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आपके पेपर का नेम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, इस पेपर की एक क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, ये आपकी दूसरी क्लास है और इन सारी क्लासेस में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और मैंने आपकी वेबसाइट से आपका सिलेबस भी डाउनलोड किया है और यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इन वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगी। लेकिन आपका भी एक काम है कि जो जितने भी वीडियो हैं ये मुश्किल से 30 से 35 मिनट के होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। भले आप इनकी स्पीड बढ़ा के सारे क्वेश्चन अपने कवर कर लीजिए, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको देख के जाना है। और यकीन मानिए कि जितने भी मैंने वीडियो कराए हैं, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इन वीडियो में मैं आपको अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन लाइन से कराऊंगी। तो चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ अति लघु का। तो अति लघु का पहला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। आंसर, राजनीतिक विज्ञान में राज्य वह सर्वोपरि राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य शांति, सुरक्षा और नागरिकों का कल्याण करना होता है। इसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है आपका जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है आपका सरकार और चौथा है आपका संप्रभुता। एक आप काम करिएगा कि राज्य की जब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो एक डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सिंपल सी है, नाम भी याद कर लीजिए कि डेफिनेशन किसने दी है। गवर्नर के अनुसार आपकी डेफिनेशन है राज्य की कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है, जो आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जिसके पास एक संगठित सरकार है। तो ये आपके राज्य की डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिए और इसको रट के जाइएगा। अब आप इसमें अगली हेडिंग डालेंगे, राज्य के 4 प्रमुख तत्व कौन से, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मेनली यही पूछा गया है कि राज्य की परिभाषा देते हुए उसके 4 प्रमुख तत्व बताइए। तो पहला तत्व है आपका जनसंख्या। तो आप जनसंख्या में क्या लिखेंगे, जनसंख्या राज्य का मानवीय घटक है, जनता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा तत्व है आपका निश्चित भूभाग। इसमें आप क्या लिखेंगे, वह तय सीमा या क्षेत्र जहां आपके जो लोग हैं वो स्थायी रूप से बसते हैं, तो वो किसी राज्य का क्या कहलाता है, भूभाग। तीसरा तत्व है आपका सरकार। सरकार राज्य की वह राजनीतिक व्यवस्था है जो कानून बनाती है और देश का संचालन करती है। चौथा है आपका संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होता है कि चाहे कोई देश हो या राज्य हो, वो अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बनाए, यही उसकी संप्रभुता कहलाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत अपनी नीति पाकिस्तान से पूछ के बनाता है या अमेरिका से पूछ के बनाता है, वो स्वतंत्र है अपनी नीति बनाने के लिए। तो भारत आपका एक संप्रभुत्व देश कहलाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका अर्थ है कि राज्य आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका भारत एक राज्य है क्योंकि इसमें आपके ये चारों तत्व पाए जाते हैं, जनसंख्या भी, निश्चित भूभाग भी, सरकार भी और संप्रभुता भी। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत तो एक देश है, राज्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, भारत एक देश है, लेकिन जिसने भी ये आपकी डेफिनेशन दी है राज्य का, उसका मतलब ये था कि एक निश्चित भूभाग हो, वहाँ पे जनसंख्या रहती है और उनकी पर्टिकुलर एक सरकार हो। तो आपके जितने भी भारत के राज्य हैं उनमें भी ऐसा होता है और देश में भी ऐसा होता है। तो सिर्फ ये डेफिनेशन है राज्य की, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य बताइए। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी राज्य लिखा है, देश नहीं लिखा है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो राज्य और देश से इनको मतलब नहीं है। इन्होंने एक निश्चित भूभाग में जहाँ जनसंख्या रहती है और उसकी पर्टिकुलर सरकार हो, उसी को इन्होंने राज्य कह दिया है। इनको राज्य और देश से मतलब नहीं था, तो आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर लिया राज्य, और राज्य के ऊपर ही आपके सारे डेफिनेशन, सारे सिद्धांत दिए गए हैं। तो अब आप देखिए आंसर इसका। दोस्तों, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में आपसे उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य पूछा गया है। मैंने इसके पिछले वीडियो में एक सिद्धांत डाला था, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो दैवी सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य का निर्माण है वो ईश्वर ने किया है और शासन करने के लिए उसने राजा को भेजा है। आपको उस राजा की सारी बातें माननी, यानी कि जो राज्य की जनता है
उसको राजा की कही गई हर बात माननी है, राजा के खिलाफ उसको विद्रोह नहीं करना, क्योंकि अगर आपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया तो माना जाएगा कि आपने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया है। ऐसा कौन कहता है? राज्य का जो दैवी सिद्धांत है। लेकिन उदारवादी सिद्धांत इसके जस्ट अपोजिट था। उसने जो सरकार है यानी कि राजा, उसके जो अधिकार है उसको सीमित किया, और उसने कहा कि जो राज्य है वो ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है, वो आपका कृत्रिम और आवश्यक साधन है। और इन्होंने कहा है कि जो सरकार है उसके सीमित अधिकार होने चाहिए, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो लोगों के जीवन की रक्षा करे, लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन लोगों में पर्सनल हस्तक्षेप ना करे कि लोग कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों को कहाँ जाना है, क्या खाना है, आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सीमित सरकार का समर्थन किया है किसने? उदारवादी सिद्धांत ने। तो अब आप देखिए कि आप आंसर में कैसे लिखेंगे। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह राज्य को ईश्वर प्रदत्त या निरंकुश संस्था न मानकर एक कृत्रिम और आवश्यक साधन मानता है। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून का शासन और सीमित सरकार है। अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य कौन कौन से हैं। तो आपका इसमें पहला कार्य है विदेशी आक्रमणों से देश और नागरिकों की रक्षा करना, देश के भीतर शांति व्यवस्था और कानून का पालन करवाना। तीसरा कार्य है नागरिकों के झगड़ों का निपटारा करना और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना। चौथा है आपका व्यापार और आर्थिक मामलों में कम से कम दखल देना, जिसे आपका मुक्त बाजार का समर्थन कहा जाता है। फिर आपका राज्य का जो पांचवा कार्य है वो है समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने और विकास करने के समान मौके देना चाहिए। छठवां कार्य है गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सातवां कार्य है बाजार की असमानताओं को दूर करने और शोषण रोकने के लिए जरूरी नियम बनाने चाहिए। किसको? राज्य को। तो ये आपके उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार की असमानता, इसका क्या मतलब है? तो ऐसा ना हो कि गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाए और अमीर होता जाए। तो ये जो असमानता है इसको दूर करनी चाहिए। और शोषण का मतलब ये हुआ जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, उनसे 10 से 12 घंटे काम कराया जाता था पहले, और रुपए बहुत कम दिए जाते थे। तो वही इसका मतलब है कि शोषण रोकने के लिए आपको जरूरी नियम बनाने चाहिए। किसको? राज्य को। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि जो उदारवादी सिद्धांत है उसने किस तरीके के कार्य कहा है कि राज्य को करने चाहिए। उसने कहा है कि राज्य को विद्यालय बनवाने चाहिए, अस्पताल बनवाना चाहिए, पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए। यही आपके सारे उदारवादी राज्य के कार्य हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के बीच संबंध पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का गहरा संबंध है। इतिहास हमें अतीत की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान उन घटनाओं के आधार पर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझाता है। इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान अधूरा है, क्योंकि वर्तमान शासन व्यवस्था अतीत की घटनाओं का ही परिणाम होता है, और अतीत की जितनी भी घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग इतिहास से जोड़ते हैं। फिर चाहे आपका राजनीतिक विज्ञान हो, इसका भी कोई इतिहास रहा होगा तभी आज आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का बहुत गहरा संबंध है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास है, इसका जो विषय है और इसके अंतर्गत जो आपका संविधान बना था, संसद बना था, लोकतंत्र बना था, ये टॉपिक आप इतिहास में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो आपका विषय है ये आपका राजनीतिक विज्ञान का कहलाता है। अब आप इसमें आगे क्या लिखेंगे? इस प्रकार इतिहास और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों विषय मिलकर राज्य एवं शासन को समझने में सहायता करते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर देखिए। पहले मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। तो इसके अंतर्गत आपका जो व्यक्ति होते हैं यानी किसी राज्य, किसी देश में जो नागरिक होते हैं, उनका राजनीतिक के प्रति क्या दृष्टिकोण है वो देखा जाता है। जैसे वो किस नेता का समर्थन कर रहे हैं, जब वो मतदान कर रहे हैं तो मतदान वो क्यों कर रहे हैं, किस आधार पे मतदान करते हैं, किसको अपना नेता चुनते हैं, और जिसको वो मतदान कर रहे हैं यानी जिसको वो वोट दे रहे हैं उसकी शिक्षा क्या है, किस जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं। ये सब जितना भी आपका क्रिया होती है, इनका जो अध्ययन है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। अब चलिए इसका आंसर देख लीजिए।
व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनैतिक विज्ञान का आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण है। इसमें राज्य या संस्थाओं की बजाय व्यक्ति के वास्तविक राजनैतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि लोग मतदान क्यों करते हैं, किसी नेता का समर्थन क्यों करते हैं और राजनैतिक निर्णय कैसे लेते हैं। इसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और आंकड़ों जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, यानी कि एग्जाम्पल, जैसे लोग चुनाव में मतदान किस आधार पर कर रहे हैं, यानी कि विकास के आधार पर कर रहे हैं, शिक्षा के आधार पर कर रहे हैं, जाति के आधार पर कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी नेता के चेहरा को देख के वो वोट कर रहे हैं। इन सब का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है, उनमें संशोधन करता है और आवश्यक होने पर उन्हें समाप्त भी करता है। ये लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारत में जो व्यवस्थापिका है उसको संसद कहा जाता है, जिसमें 2 सदन है आपके, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब आप देखिए आगे क्या लिखेंगे। व्यवस्थापिका यानी कि संसद आपका केवल कानून नहीं बनाती है, बल्कि सरकार के कार्यों की समीक्षा भी करती है तथा जनता की समस्याओं को संसद में उठाती है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जैसे अभी आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, जिसे आप NEP 2020 कहते हैं, वही इसका एग्जाम्पल है कि नई शिक्षा कानून या बजट संसद द्वारा पारित किया जाता है और इस प्रकार की जो आपकी व्यवस्थापिका होती है वो लोकतंत्र की आधारभूत संस्था होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए। तो सभी का आंसर आपका यही सेम होगा। आंसर में क्या लिखेंगे? पहले मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, जीवन जीने, अपना विकास करने की जो आज़ादी है वही आपकी स्वतंत्रता कहलाती है। लेकिन अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप अपनी मनमानी करने लगें। कानून के भीतर रह के आपको ये सारे काम करने होते हैं। जैसे जो अभी आपका जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, वो आपको अधिकार दिया गया, यानी कि स्वतंत्रता है आपके पास कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है। लेकिन आप वहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जैसे कि वहाँ पे प्रोटेस्ट जो हुआ वो बिल्कुल सही था, होना चाहिए, लेकिन उसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमारी सेना है, पुलिस है, उन सब पे जो अटैक किया गया या प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहे गए, वो आप लोगों ने मनमानी करी है। वो आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। प्रोटेस्ट करना आपकी स्वतंत्रता है, आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें आप मनमानी नहीं कर सकते। तो यही आपका स्वतंत्रता की डेफिनेशन है। अब आप इसको देख लीजिए कि आप लिखेंगे कैसे। आंसर, स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करने, जीवन जीने और विकास करने की आज़ादी मिले। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों का उपयोग इस प्रकार करना है कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान बना रहे। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण, भारत में प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वह किसी की मानहानि या हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार स्वतंत्रता अधिकारों और जिम्मेदारियों का संतुलित रूप है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की एकलवादी धारणा के विरुद्ध बहुलवादियों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का उल्लेख कीजिए। आंसर, एकलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है, लेकिन बहुलवादी विचारकों जैसे लास्की मैकाइवर ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ राज्य ही आपकी सर्वोच्च शक्ति है। अब इन्होंने जो प्रमुख तर्क दिए, यानी कि बहुलवादियों ने, वो देख लीजिए। इसमें आपका पहला पॉइंट है, समाज में केवल राज्य ही महत्वपूर्ण संस्था नहीं है। दूसरा है, परिवार, धार्मिक संस्थाएं, श्रमिक संगठन और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी प्रभावशाली होती हैं। तीसरा, शक्ति केवल राज्य में केंद्रित नहीं होती, बल्कि समाज के विभिन्न समूहों में भी होती है। चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र में जनता और सामाजिक संगठन भी शासन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास लघु में और दीर्घ में कोई भी क्वेश्चन आए, जितना हो सके आप उसमें लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखा करिए, क्योंकि 99% बच्चे निष्कर्ष नहीं लिखते हैं और अगर आप निष्कर्ष लिख के आएंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर दे देता है। अब आप इसमें देखिए कि निष्कर्ष में लिखेंगे क्या। बहुलवादियों के अनुसार राज्य सर्वोच्च अवश्य है,
लेकिन समाज की अन्य संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एकलवादी क्या कहते थे, सिर्फ आपका राज्य सर्वोच्च होता है, लेकिन बहुलवादियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए। नारीवाद एक सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा है जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाने का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, शोषण और असमानता को समाप्त करना है। नारीवाद शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीति और समाज में महिलाओं की समान भागीदारी पर बल देता है। अब आप नारीवाद का एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। पहले क्या था, सिर्फ पुरुषों के पास ही वोट डालने यानी मतदान करने का अधिकार था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। तो आप इसमें लिखेंगे कैसे, महिलाओं को मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पंचायतों में आरक्षण मिलना नारीवाद की सोच को मजबूत करता है। इस प्रकार नारीवाद का उद्देश्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समानता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करना है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चंस की तरफ। आपका लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन है, संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर। तो पहले मैं आपको बताती हूँ संघीय सरकार का एग्जाम्पल। जैसे आपका भारत देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं और पर्टिकुलर हर राज्य में अपनी सरकार है, यानी कि हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उन सब के ऊपर आपका प्रधानमंत्री होता है। तो आपकी दो सरकारें मिलकर पूरा देश चला रही हैं, एक तो केंद्र की सरकार और दूसरा पर्टिकुलर राज्यों की सरकार। तो यही आपका संघीय सरकार है। अब आप देखिए कि आप लिखेंगे क्या, संघीय सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। दोनों सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, द्विस्तरीय सरकार। संघीय सरकार में दो स्तर की सरकारें होती हैं, पहला आपका केंद्र सरकार और दूसरा आपका राज्य सरकार। इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पे केंद्र सरकार, नंबर 2 पे राज्य सरकार। दूसरी हेडिंग है आपकी विशेषता की शक्तियों का विभाजन। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपके पास राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है तो आपको इतना जरूर पता होगा, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो ये आपकी संघीय व्यवस्था का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में जितनी भी शक्तियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका संघ सूची, दूसरा आपका राज सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। संघ सूची में वो शक्तियां हैं जो सिर्फ आपकी केंद्र सरकार के पास है। राज सूची में आपकी वो शक्तियां और अधिकार है जो सिर्फ आपके राज्य सरकार के पास रहते हैं। और समवर्ती सूची में आपके वो अधिकार या शक्तियां हैं जो आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती हैं। फिर आपकी जो तीसरी विशेषता है संघीय सरकार की, वो है लिखित संविधान। संघीय शासन में सामान्यतः लिखित संविधान होता है ताकि केंद्र और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट किया जा सके। उसमें स्पष्ट होता है कि केंद्र की क्या शक्तियां हैं और राज्य की क्या शक्तियां हैं। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि सबके अधिकार और शक्तियां संविधान द्वारा बांट दी गई हैं। चौथी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में देश का संविधान सबसे ऊपर होता है जिसका पालन दोनों सरकारों को करना होता है। चाहे कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत हो, लेकिन वो शासन आपके संविधान के अकॉर्डिंग ही करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इसलिए संविधान आपका सबसे ऊपर है। फिर आपकी इसमें पांचवी विशेषता है संघीय शासन की स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जो केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भारत देश में आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित किसी भी मामले को निष्पक्ष न्याय के साथ सुलझाती है। जैसे आपका केंद्र सरकार एक बिल लाई थी CAA, तो इसका विरोध किसने किया था, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बिल के विरुद्ध में याचिका दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका संघीय व्यवस्था का छठी विशेषता है कठोर संविधान। संघीय संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता, इसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की जरूरत होती है। अब आप इसमें निष्कर्ष देखिए क्या लिखेंगे, संघीय सरकार बड़े और विविध देशों के लिए उपयोगी शासन प्रणाली है। ये स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में भी सहायता करती है। अब आपका इसमें अगला क्वेश्चन है लघु का,
व्यक्तिवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। फिर आप इसका आंसर देखिए। व्यक्तिवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च महत्व देती है। इसके अनुसार व्यक्ति समाज और राज्य की मूल इकाई है तथा राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के विकास में सहायता करना होना चाहिए। व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है वो कहती है कि समाज और राज्य व्यक्तियों के लिए ही बने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति आपका समाज के लिए बना है। ये जो फेमस डायलॉग है, यानी कि जो ये लाइन है, इसको आप रट लीजिए, आप इसको लिख के आएँ। समझ नहीं आ रही तब भी इसको याद कर लीजिए कि जो व्यक्तिवाद की विचारधारा है वो ये कहती है कि समाज और राज्य व्यक्तियों के लिए बने हैं, ना कि व्यक्ति समाज के लिए। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे न्यूनतम राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आप व्यक्तिवाद की प्रमुख विशेषता देख लीजिए। इसमें आपका पहली विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल। दूसरी विशेषता है निजी संपत्ति के अधिकारों का समर्थन। तीसरी विशेषता है आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन। चौथी विशेषता है राज्य के सीमित कार्यों की बात करना। और पांचवी विशेषता है व्यक्तिगत निर्णयों का सम्मान करना। जो आपकी चौथी विशेषता है कि राज्य के सीमित कार्य, इसका मतलब ये है कि राज्य के जो मेन काम है वो ये है कि वो व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, अपने नागरिकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा करे। अब राज्य के पास इतने अधिकार भी नहीं होने चाहिए कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ले, जो निजी संपत्ति है उनमें अधिकार कर ले, या आर्थिक स्वतंत्रता छीन ले, जैसे कि उन्हें कौन सा व्यापार करना है, उस व्यापार पे वो कितना टैक्स लगाएंगे। तो व्यक्तिवाद ने कहा है कि ये सब कार्य राज्य के नहीं है। राज्य के कुछ सीमित कार्य हैं, उनमें से दो मेन आप बताई हैं इसने, जैसे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो व्यक्तिवाद मेनली किस पे फोकस करता है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति पे फोकस कर रहा है कि व्यक्ति का विकास हो, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का निजी संपत्ति और व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाद का सिद्धांत क्या है। आंसर देखिए। व्यक्तिवाद के मुख्य सिद्धांत आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति की सर्वोच्चता। समाज और राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज या राज्य के लिए। फिर आपका इसमें व्यक्तिवाद के सिद्धांत की दूसरी हेडिंग है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सबसे अच्छा फैसला खुद कर सकता है, इसलिए व्यक्ति के पास अपने जीवन, विचार और कर्म की पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए। फिर आपका इसमें तीसरी हेडिंग है सीमित सरकार और राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। सरकार या राज्य केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक मामलों में कम से कम दखल करे। फिर आपका इसमें अगली हेडिंग है निजी संपत्ति और पूंजीवाद। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित तय करने और निजी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, अपनी इच्छा से जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप ना करे। अब आप देख लीजिए कि जो व्यक्तिवाद की विचारधारा है इसकी आलोचना, यानी कि इसमें कमी क्या है। तो पहला, ये समाज और सामूहिक हितों की उपेक्षा करता है, क्योंकि व्यक्तिवाद में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल दिया गया, यानी कि हर व्यक्ति का विकास हो, इसलिए समाज और सामूहिक हितों की इसमें उपेक्षा होती है। दूसरा है अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। इसमें जब आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाएगी तो अमीर व्यक्ति अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। अब आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। व्यक्तिवाद ने मानव स्वतंत्रता और अधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि आधुनिक समय में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन आवश्यक माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है कानून एवं अधिकार के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कानून और अधिकार, इनमें क्या संबंध है, उसको पहले आपको बताना है, फिर उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि उसकी बुराई भी बताना है और अच्छाई भी बताना है। आंसर देखिए। कानून और अधिकार राज्य और नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। कानून वह नियम है जिसे राज्य द्वारा बनाया और लागू किया जाता है, जिनका पालन नागरिकों को करना होता है। अब बात करते हैं कि अधिकार क्या है। तो अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के विकास और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं। ये आपके अधिकार हो गए। अब आप हेडिंग डालेंगे कानून और अधिकार का क्या संबंध है। इसमें आपका पहला पॉइंट है कानून अधिकारों की रक्षा करता है। अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब कानून उनका संरक्षण करे। बिना कानून के अधिकार केवल एक विचार मात्र रह जाते हैं। एग्जाम्पल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, कानून और न्यायालय द्वारा की जाती है।
आपके पास चाहे जितने अधिकार हो जाएं, आप अगर कानून नहीं होगा तो उन अधिकारों का आप कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप अधिकार ही अधिकार करते रहेंगे। अधिकार तभी यूजफुल होते हैं जब उन्हें कानून के द्वारा संरक्षण मिलता है। फिर आपका कानून और अधिकार के बीच में जो संबंध है उसका दूसरा पॉइंट है, कानून अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है कि आप गाने सुन सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप रात में 12 बजे रोज खूब तेज तेज गाना बजाएं। आप एक दो दिन बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज बजाएंगे तो जो आपके पड़ोसी हैं वो आपकी शिकायत कर देंगे। तो आपके पास स्वतंत्रता क्या है कि आप गाने सुने, ये स्वतंत्रता में आता है, लेकिन आप ऐसे सुने कि दूसरों के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचे। अब आप देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वह ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता जिससे दूसरों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। फिर आपके इसमें तीसरी हेडिंग है, अधिकार कानून को प्रभावित करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के अधिकारों और आवश्यकताओं के आधार पर नए नए कानून बनाए जाते हैं। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है, कानून और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। कानून के बिना अधिकार केवल विचार मात्र रह जाते हैं और अधिकारों के बिना कानून दमनकारी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, आलोचनात्मक पक्ष, क्योंकि आपसे मेनली क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो आपका इसमें पहला पॉइंट है, यदि कानून अन्यायपूर्ण हो तो वह नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है, कभी कभी सरकार द्वारा बनाए गए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। आपका इसमें तीसरा पॉइंट है, इसलिए कानून का न्यायपूर्ण और जनहितकारी होना आवश्यक है। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, कानून और अधिकारों का संबंध बहुत घनिष्ठ है। कानून अधिकारों को सुरक्षा देता है और अधिकार कानून को मानव कल्याण की दिशा प्रदान करते हैं। अब आप ऐसे कानून भी ना बनाएं कि वो मानव का कल्याण ही ना करे। कानून का मतलब क्या होता है कि मानव समाज का कल्याण करें, उनकी सुरक्षा करें। दोनों के संतुलन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता पर बहुलवादियों की आलोचना का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे संप्रभुता कहते हैं। ये शक्ति किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होती। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु की आज्ञा ही कानून है और नागरिक उसका पालन करते हैं। ऑस्टिन का सिद्धांत एकात्मक और निरंकुश संप्रभुता पर आधारित है। अब आप देखिए कि बहुलवादियों ने इसकी आलोचना क्या करी है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बहुलवादियों की आलोचना। इसमें आप क्या लिखेंगे, बहुलवादी विचारकों जैसे हैरोल्ड लॉस्की, GDH कोल और मैकाइवर ने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना करी है। इसकी जो आलोचना है, उनके जो मुख्य बिंदु है वो निम्नलिखित है। पहली आलोचना इसमें, राज्य ही एकमात्र शक्ति नहीं है। बहुलवादियों के अनुसार समाज में परिवार, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संघ और अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण शक्ति रखती हैं। संप्रभुता को एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है इसमें, कानून केवल राज्य की इच्छा का परिणाम नहीं होता है। इन्होंने कहा, किसने, बहुलवादियों ने। इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, समाज की परंपराएं और संस्थाएं भी कानून को प्रभावित करती हैं। फिर आपका इसमें आलोचना में तीसरा पॉइंट है, ऑस्टिन का सिद्धांत लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। ऐसा किसने कहा, बहुलवादियों ने। इसमें आप क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में जनता और विभिन्न सामाजिक समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष में देखिए, ऑस्टिन का सिद्धांत संप्रभुता को समझने में महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुलवादियों ने ये स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में शक्ति केवल राज्य के पास केंद्रित नहीं होती, बल्कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं भी राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर, न्याय राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान किया जाए। न्याय समाज में समानता, स्वतंत्रता और व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करता है। अब आप लिखिए न्याय के प्रकार। ये बहुत पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे न्याय के प्रकार। पहला है आपका सामाजिक न्याय। इसका उद्देश्य समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। एग्जाम्पल जैसे कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है। दूसरा प्रकार है आर्थिक न्याय। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और सभी को विकास के अवसर देना है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देना, जैसे कि मतदान का अधिकार। फिर आपका इसमें चौथा पॉइंट है कानूनी न्याय। इसमें क्या होता है, कानून के सामने सभी लोग समान है, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय कानून के सामने समान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा आदमी। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें पूछा क्या गया था, न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको न्याय के बारे में सब कुछ लिखना था कि न्याय के प्रकार कितने हैं, न्याय की क्या डेफिनेशन है और न्याय का क्या महत्व है। इसमें आप पहला महत्व है
समाज में समानता स्थापित करना, दूसरा है कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तीसरा है लोकतंत्र को मजबूत बनाना। चौथा पॉइंट है नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो भारतीय कानून है वो छोटे बड़े सभी आदमियों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब कोई उम्र से नहीं है, अमीर और गरीब से है। निष्कर्ष देखिए, न्याय एक अच्छे समाज और राज्य की आधारशिला है। बिना न्याय के स्वतंत्रता और समानता का सही अर्थ पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्याय को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। तो ये थे आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन। अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। आंसर देखिए, संघात्मक शासन वह व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बांटी जाती हैं। दोनों सरकारें संविधान के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं। एग्जाम्पल, भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने अपने कार्य करती हैं। सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, संघात्मक शासन के गुण। इसमें आपका पहला गुण है शक्तियों का संतुलन। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन से तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। फिर आपका इसमें संघात्मक जो शासन है उसका दूसरा गुण है लोकतंत्र की मजबूती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका संघात्मक शासन है उसमें दो सरकारें काम करती हैं। पहला आपका केंद्र सरकार, दूसरा आपका राज्य सरकार। जो राज्य सरकार का चुनाव होता है उससे आपका मुख्यमंत्री बनता है, तो आप एक बार वोट डालते हैं राज्य सरकार में। दूसरा जो केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है उसमें भी आप वोट डालते हैं, तो उससे आपका प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरीके से लोगों का जो शासन में है वो भागीदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही इसका मतलब है कि संघात्मक शासन में लोगों का जो शासन में है वो अधिक भागीदारी मिलती है। तीसरा पॉइंट है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। संघात्मक शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करती है, लेकिन जो आपका राज्य सरकार है वो स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरीके से समझ सकती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वो उस राज्य की सरकार होती है। केंद्र सरकार भी समझती है लेकिन उसके पास तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे समझने को, इसलिए आपकी राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, स्थानीय समस्याओं का समाधान राज्य सरकारें अपने स्तर पर बेहतर ढंग से करती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकती हैं। संघीय शासन का चौथा गुण है विविधता में एकता। विभिन्न क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई अंतरों को समायोजित करते हुए देश को एकजुट रखा जाता है। संघात्मक शासन का पांचवा गुण है बड़े देशों के लिए उपयोगी। विविधता वाले देशों में संघात्मक व्यवस्था अधिक प्रभावी होती है। संघात्मक शासन के दोष: फर्स्ट, केंद्र और राज्यों में विवाद, कभी कभी शक्तियों को लेकर संघर्ष हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, निर्णय लेने में देरी, दो स्तर की सरकारों के कारण निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है। आपसी सहमति की आवश्यकता के कारण नीतिगत फैसलों में अधिक समय लगता है। पॉइंट नंबर 3, अधिक खर्च, दोहरी शासन व्यवस्था के कारण खर्च बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रीय एकता में कठिनाई, कभी कभी राज्यों के अलग हित समस्या पैदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, केंद्र राज्य विवाद, अधिकारों के क्षेत्र और संसाधनों के बंटवारे को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच तनाव या मतभेद बने रहते हैं। पॉइंट नंबर 6, अधिक खर्चीला, शासन के अलग अलग स्तरों, केंद्र और राज्य को चलाने के लिए भारी प्रशासनिक व्यय की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: संघात्मक शासन में कुछ कमियां हैं, लेकिन यह विविधता वाले बड़े देशों के लिए एक उपयोगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह आपका दीर्घ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर: प्रतिनिधित्व का अर्थ है जनता की इच्छाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। लोकतांत्रिक शासन में जनता स्वयं सभी निर्णय नहीं ले सकती है, इसलिए वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उसकी ओर से शासन करते हैं। प्रतिनिधित्व के प्रमुख सिद्धांत: फर्स्ट, न्यास सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वे अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उदाहरण, संसद के सदस्य देश के हित में कानून बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, आदेशात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि को वही कार्य करना चाहिए जो जनता चाहती है, वह जनता की इच्छा का पालन करने वाला प्रतिनिधि होता है। थर्ड पॉइंट, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और समूहों का सही प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का महत्व: फर्स्ट, जनता की शासन में भागीदारी बढ़ाता है। सेकंड, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। थर्ड, नागरिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। फोर्थ, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कि प्रतिनिधित्व का आलोचना क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ में आपके गुण भी होते हैं और उसमें कमियां भी होती हैं। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी आलोचना। कभी कभी प्रतिनिधि जनता के हितों की जगह अपने निजी हितों को महत्व देते हैं।
दूसरा है चुनाव में धन, जाति और धर्म जैसी समस्याएं प्रतिनिधि को प्रभावित करती हैं। तीसरा पॉइंट है सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आधारभूत आवश्यकता है। इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व के बिना लोकतांत्रिक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्य के उदारवादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर ही आप लिखेंगे। अभी मैंने ऊपर आपको व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य बताए थे, उसी से कुछ मिलता जुलता आपका उदारवादी सिद्धांत भी है। व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है वो कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे राज्य, कानून व्यवस्था बनाए और नागरिकों का विकास करे। उसने राज्य के यही प्रमुख कार्य बताए थे। उदारवादी सिद्धांत ने भी आपके यही कार्य बताए हैं, लेकिन बाद में इसका थोड़ा विकास हो गया। अब आप देखिए कि आप इसमें लिखेंगे कैसे। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को विकास के अवसर प्रदान करना है। प्रारंभिक उदारवादी विचारक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है। उदारवादी जो सिद्धांत आया उसके दो भाग हैं। जो स्टार्टिंग में सिद्धांत आया उसको क्या कहा गया था? प्रारंभिक उदारवादी विचारक। उसके बाद ये देखा गया कि इसमें कुछ कमियां थी जो उन्होंने सिद्धांत बताए, तो उसके बाद आया आपका आधुनिक उदारवादी विचारक। उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रारंभिक जो उदारवादी हैं उन्होंने क्या कहा था। स्टार्टिंग में सबसे पहले की बात है, जब तानाशाही का शासन था तो इन लोगों ने क्या देखा, जो विचारक थे उस समय, कि तानाशाही से लोगों की स्वतंत्रता का हनन होता है। क्यों भाई? सरकार सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करती है, उसका फोकस ये नहीं होता कि लोगों का विकास हो, वो सिर्फ शासन 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 यानी तानाशाही का पूरा बोलबाला होता है। तो प्रारंभिक उदारवाद ने सोचा कि जो सरकार की शक्तियां हैं उनको कम कर दिया जाए, कि वो बिना मतलब का हस्तक्षेप न कर पाए लोगों के जीवन में। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्य सिर्फ इतना है कि जो प्रजा है, जो जनता है, उनके अधिकारों की रक्षा करे और उनके जीवन की रक्षा करे। अगर देश में बाहर से आक्रमण हो रहा है तो वो देश की रक्षा करे, लेकिन आप पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना उसकी निजी संपत्ति में हस्तक्षेप कर सकते, ना उसके आर्थिक सामाजिक किसी मामले पे आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति के पास स्वयं का ज्ञान होता है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। बस सरकार ये करे कि उसके जीवन की रक्षा करे और देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था प्रारंभिक उदारवाद ने। जो इसके विचारक थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो बाद में क्या देखा गया, फिर बहुत सारी समस्याएं सामने आई। जब सरकार किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने लगी तो जो अमीर थे वो अपनी मनमानी करने लगे, वो गरीबों का शोषण करने लगे। गरीबों से जो उनके यहाँ मजदूर काम करते थे उनसे 12-12 घंटे काम कराएं, उनको बहुत कम वेतन दें। तो फिर आपकी जो विचारधारा आई वो आई आधुनिक उदारवादी विचारधारा। उन्होंने अलग सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि उनका हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन सीमित, बहुत ज़्यादा निरंकुश शासन ना करे सरकार। वो लोगों के जीवन की भी रक्षा करे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उनके लिए अस्पताल खुलवाए, यानी कि मानव का कल्याण भी करे। अब आप देखिए कि आप इसको लिखेंगे कैसे। प्रारंभिक उदारवादी विचारक राज्य को सीमित कार्यों वाला राज्य मानते थे। उनके अनुसार राज्य को केवल कानून व्यवस्था, सुरक्षा व न्याय जैसे कार्य करने चाहिए और हर जगह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समय के साथ लोगों ने देखा कि केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्य को सीमित कार्यों तक रखने के कारण कुछ समस्याएं सामने आईं। जैसे अमीर और अमीर होते गए, बड़ी फैक्ट्रियों के जो मालिक थे वो धनवान हो गए, लेकिन जो मजदूर हैं वो गरीब हो गए। मजदूरों से 12-14 घंटे काम कराया जाता था, बहुत कम वेतन दिया जाता था। क्यों? उनके ऊपर कोई शासन तो था नहीं। सरकार से क्या कहा गया कि आप आर्थिक मामलों में, उनके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सारे लोग अपने स्वतंत्र हो गए निर्णय लेने के लिए। कुछ कंपनियों ने पूरे बाजार पे नियंत्रण कर लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य गरीबों तक पहुंचने नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भाई अमीरों का बोलबाला हो गया। इन सब का मेन कारण क्या था? क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों में बहुत कम हस्तक्षेप यानी कि बहुत कम भूमिका निभाती थी। क्यों निभाती थी? क्योंकि आपका जो प्रारंभिक उदारवाद है उन्होंने यही सिद्धांत दिया था। इन समस्याओं के कारण लोगों ने कहा केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। पहले जो उदारवाद थे यानी कि प्रारंभिक उदारवाद, उन्होंने फोकस पर्टिकुलर व्यक्ति की स्वतंत्रता पे फोकस किया था, लेकिन बाद में ये समझ आया कि केवल स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं होता है। राज्य को शिक्षा देनी चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, बेरोजगारों की मदद करनी चाहिए। यहीं से आपकी आधुनिक जो उदारवाद है यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई।
अब आप ट्रिक देख लीजिए कि आप याद कैसे रखेंगे। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपके याद करने के लिए। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए कि प्रारंभिक उदारवाद ने राज्य के कौन कौन से कार्य बताए हैं। तो जो आपका प्रारंभिक उदारवाद था उसने कहा कि राज्य सुरक्षा करे, न्याय करे और राज्य का सीमित हस्तक्षेप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वो हस्तक्षेप ना करे, और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे, यानी कि राज्य केवल रक्षा करे, बाकी काम व्यक्ति स्वयं कर लेंगे। ये किसने कहा था? प्रारंभिक उदारवाद ने। फिर जो आपका आधुनिक उदारवाद आया उसने क्या कहा कि राज्य सुरक्षा भी करे, न्याय भी करे, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था भी करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करे और रोजगार की व्यवस्था भी करे, यानी कि सामाजिक कल्याण भी राज्य करे। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो समझाने के लिए बताया था। अब आप एग्जाम में सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? प्रारंभिक उदारवादियों का मत। इसमें क्या लिखेंगे? प्रारंभिक उदारवादी विचार जैसे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल। देखिए, अगर आपको ये सारे नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप सिर्फ एक दो याद कर लीजिएगा। इनका मानना ये था कि राज्य के कार्य बहुत सीमित होने चाहिए, अर्थात राज्य केवल पुलिस, सेना, न्यायालय तक ही सीमित रहे। उनके अनुसार राज्य को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए। उनके आर्थिक, सामाजिक या जीवन में जितने भी मामले उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर आपका आता है आधुनिक उदारवादियों का क्या मत था। आप हेडिंग डालेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रट के जाइएगा कि जब भी आपसे उदारवाद सिद्धांत के अनुसार राज्य का मूल्यांकन करने को कहे तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे? प्रारंभिक उदारवाद। दूसरी हेडिंग डालेंगे आप आधुनिक उदारवाद। इसमें आप क्या लिखेंगे? समय के साथ उदारवाद आपका बदला। आधुनिक उदारवादी जैसे टी.एच. ग्रीन, हरलोड लस्की, इन्होंने क्या कहा कि केवल सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है, राज्य को लोगों के विकास के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसलिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबों की सहायता, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य भी करने चाहिए। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आधुनिक उदारवादियों ने क्या कहा था कि राज्य के कौन कौन से काम होने चाहिए। जैसे आपका भारत सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय खोलना, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं चलाना, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन चलाना, ये सब आपका आधुनिक उदारवादी दृष्टिकोण का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो प्रारंभिक उदारवादियों का मानना था कि सरकार के पास सिर्फ सीमित काम है। उनमें से प्रमुख है लोगों की रक्षा करना, उनके जीवन की सुरक्षा करे, न्याय दे और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दे कि उसे क्या संपत्ति खरीदनी है, क्या व्यवसाय करना है, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे सरकार। ऐसा किसने कहा? प्रारंभिक उदारवादियों ने। तो समय के साथ देखा गया कि जब सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही थी तो जो अमीर आदमी है वो गरीबों का शोषण कर रहे थे, उन्हें कम रुपए दे रहे थे, श्रमिकों को, मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। तो फिर एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया आधुनिक उदारवादी। इन्होंने क्या कहा कि सरकार के पास, अगर राज्य के पास सिर्फ दो काम है, सुरक्षा देना और स्वतंत्रता देना, तो ये पर्याप्त नहीं है। राज्य को बहुत सारे काम करने चाहिए जिससे लोगों का विकास हो, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सामाजिक सुरक्षा, गरीबों की सहायता और पर्यावरण से संबंधित भी काम करे। तो आधुनिक उदारवादियों ने सरकार का जो काम था उसको लंबा बना दिया कि बहुत सारे काम सरकार को करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दीर्घ में पूछा गया है तो आप ऊपर सबसे पहले सिद्धांत लिखेंगे कि सिद्धांत है क्या, फिर लिखेंगे कि सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो पहला कार्य है आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? राज्य का पहला काम है नागरिकों की सुरक्षा करना। राज्य कानून बनाकर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। दूसरा कार्य है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना। राज्य का कार्य है अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना और देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित करना। एग्जाम्पल, यदि कोई दूसरा देश भारत पे हमला करता है तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, यानी कि देश की रक्षा करती है। फिर आपका उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का तीसरा कार्य है न्याय की स्थापना। राज्य सभी नागरिकों को समान न्याय देता है। एग्जाम्पल, यदि दो लोगों के बीच में जमीन का विवाद हो जाता है तो अदालत कानून के अनुसार फैसला करता है, यानी कि उनके कागज देखता है, ये भी देखता है कि किसके कागज सही है, किसका उस पर अधिकार है, तो फिर वो अधिकार पर्टिकुलर उसी को दे दिया जाता है। फिर आपका इसमें चौथा कार्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। उदारवादी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
राज्य का काम है इन अधिकारों की रक्षा करना। एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन जबरदस्ती छीन लेता है तो राज्य क्या करेगा, उसकी जमीन की रक्षा करेगा। फिर आपका जो उदारवादी सिद्धांत है उसके अनुसार राज्य का पांचवा कार्य है कर वसूलना और आवश्यक सेवाएं देना। इसने कहा कि राज्य का प्रमुख काम है कि वो कर वसूले और फिर कर के बदले में जो नागरिक है उनको कुछ आवश्यक सेवाएं प्रदान करे, जैसे सड़क बना कर दे, पुलिस व्यवस्था अच्छी करे और न्याय का संचालन करे। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए और बहुत सारे काम जो सरकार है वो आपका कर लेके यानी टैक्स लेके करती है। अब आप इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे वो देखिए। प्रारंभिक उदारवादी सिद्धांत ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक उदारवादियों ने राज्य के कार्यों को बढ़ाया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्यों को भी राज्य का दायित्व मानते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उदारवादी सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन में आप क्या करते हैं कि आप सिद्धांत के गुण लिखिए और फिर नीचे उसमें क्या कमियां हैं वो लिखिए। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, उदारवादी सिद्धांत के गुण। इसमें आपका पहला पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आपका जो उदारवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। इसमें आप क्या लिखेंगे, लोग अपनी इच्छा से व्यवसाय, शिक्षा और जीवन को चुन सकते हैं। दूसरा गुण है इसका लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार जवाबदेही करती है, यानी कि अगर कोई गलती कर देती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। जैसे अभी हाल ही में आपका जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था और फिर आपका जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब जो हम लोग की शिक्षा प्रणाली है उसको बहुत अच्छा किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं और आगे उम्मीद है कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है वो और अच्छी होगी। हम लोग की जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम है, वो बहुत ही क्लियर ढंग से कराए जाएंगे। फिर आपका इसमें फिर आपका उदारवादी सिद्धांत का तीसरा गुण है निजी संपत्ति की रक्षा करता है। उदारवादी सिद्धांत ने कहा कि लोग मेहनत करते हैं और आर्थिक विकास करते हैं तो जो वो जमीन खरीदे उस पर पर्टिकुलर लोगों का ही अधिकार हो। फिर आपका इसमें उदारवादी जो सिद्धांत है उसका चौथा गुण है प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये है कि उदारवादी सिद्धांत ने ये कहा कि सरकार व्यक्तियों के उद्योग में, व्यापार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ बनाएंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी, तो हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। तो इससे क्या हुआ, आपका प्रतियोगिता को बढ़ावा मिला। प्रतिस्पर्धा से अच्छे उत्पाद और नई तकनीकी विकसित हुई। उदाहरण, मोबाइल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बेहतर फ़ोन कम कीमत में मिलने लगे। फिर आपका इसमें पांचवा गुण है मानव अधिकारों का सम्मान करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया गया। किसके द्वारा, उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, उदारवादी सिद्धांत के दोष क्या हैं। सबसे पहला दोष है आर्थिक असमानता इसमें बढ़ गई थी। भाई इन्होंने क्या कहा कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो जो अमीर लोग थे वो अपनी मनमानी करने लगे अपने व्यापार में। वो जो उनके यहाँ वर्कर्स थे उनसे 10-12 घंटे काम कराने लगे, उनको वेतन बहुत कम देने लगे। तो जो गरीब था वो गरीब होता गया, जो अमीर था वो अमीर होता गया। तो इससे आपकी आर्थिक असमानता बढ़ गई थी। इसमें आप क्या लिखेंगे, यदि सरकार हस्तक्षेप ना करे तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो सकते हैं। एग्जाम्पल, बड़े बड़ी कंपनियों छोटे छोटे व्यापारियों को पीछे छोड़ रही थी। दूसरा है गरीबों की उपेक्षा की जाती है। केवल बाजार पर निर्भर रहने वाले गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तीसरी बुराई है निजी कंपनियों का एकाधिकार। बड़ी कंपनियां पूरे बाजार पे कब्जा कर रही थी, छोटी छोटी कंपनियों को खरीदे ले रही थी। एग्जाम्पल, यदि केवल एक ही कंपनी इंटरनेट सेवा प्रदान करे तो वो मनमाने दाम वसूलती है। जैसे अगर ये समझिए कोई भी एक कंपनी वही इंटरनेट आपको दे रही है तो क्या करेगी, वो आपको 500 का भी दे सकती है, 700 का भी दे सकती है। अगर कोई उसको प्रतियोगिता देने वाला दूसरा आदमी नहीं होगा तो वो मनमाने रुपए आपसे वसूलेगी। फिर आपका इसमें चौथी बुराई है सामाजिक न्याय की कमी। कमजोर वर्गों को बराबरी का अवसर नहीं मिल पा रहा था। पांचवा है पर्यावरण की समस्या। यदि सरकार नियंत्रण ना करे तो उद्योग से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा था। ये सब आपका क्या है, उदारवादी सिद्धांत की बुराइयां। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है समाजवाद पर एक निबंध लिखिए। आंसर, समाजवाद एक राजनैतिक और आर्थिक विचारधारा है जो समाज में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देती है। समाजवाद के अनुसार उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ व्यक्तियों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग पूरे समाज के हित में करना चाहिए।
समाजवाद का विकास मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स और अन्य समाजवादी विचारकों के विचारों से हुआ है। इसमें आप पहली हेडिंग क्या डालेंगे, समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो आपकी समाजवाद की पहली विशेषता है आर्थिक समानता, क्योंकि इसने ये नहीं कहा था कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। इसने कहा हर व्यक्ति का जो वेतन है वो बराबर हो, उनमें जो पैसों का वितरण हो वो एक समान हो। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, समाजवाद आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है। दूसरा, सामाजिक न्याय, इसमें आप क्या लिखेंगे, ये समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। समाजवाद की तीसरी विशेषता है सार्वजनिक नियंत्रण। समाजवादी विचारधारा उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक या सरकारी नियंत्रण का समर्थन करती है। फिर आपका समाजवाद की चौथी विशेषता है वर्गहीन समाज। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाजवाद का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे वर्ग भेद ना हो। फिर आपका इसमें समाजवाद के लाभ क्या हैं, तो पहला पॉइंट है गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना, संसाधनों का समान वितरण। तीसरी विशेषता है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब आप देखिए किसकी आलोचना, यानी कि इसमें कमियां क्या थीं। फर्स्ट, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो सकती है। दूसरा, आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। तीसरा, व्यवहार में पूर्ण समाजवादी व्यवस्था लागू करना कठिन रहा है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य समानता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी सामाजिक कल्याण और समान अवसर के लिए इसका महत्व आज भी बना हुआ है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरी, अति लघु और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।